तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हमारे पास दो कंडक्टर्स दिए गए हैं और इन दोनों कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रही है और उस करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन दोनों वायर्स के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हमें यही कैलकुलेट करना है आज इस टॉपिक में। तो जरा आइए हम लोग कुछ एजम्पशन कंसीडर कर लेते हैं, जो कि मैंने कहा कि इस पहले वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1, दूसरे वाले वायर में करंट फ्लो हो रही है I2 और दोनों करंट इक्वल अमाउंट की है और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर लिया R। दोनों वायर एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमने ये तो पढ़ा है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है ILB sin थीटा। ये हमने अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो होता है ILB sin थीटा। लेकिन यहां पर ये जो दोनों वायर्स हमको दिए गए हैं ये इनफाइनाइटली लॉन्ग दिए गए हैं, यानी कि इनकी लेंथ हमको पता नहीं। अगर हमको लेंथ नहीं पता है तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो हम एक काम करेंगे, हम इसकी एक यूनिट लेंथ के लिए हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे और यूनिट लेंथ के लिए जो फोर्स हमारे पास आएगा, अगर इसकी टोटल लेंथ हमको दी जाती है तो मैं उस टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि मुझे इस पूरी वायर की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये मुझे पता चल जाएगा। तो मैं इन दोनों वायर्स की जो यूनिट लेंथ है यानी कि 1 मीटर अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं तो 1 मीटर वायर की वजह से कितना फोर्स एक्ट होगा वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो टोटल लेंथ से मैं मल्टीप्लाई करके टोटल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने कहा फोर्स ऑन वायर फॉर यूनिट लेंथ। अगर यूनिट लेंथ की बात करें तो जो फोर्स लगेगा यहां पर L की वैल्यू में कितनी कंसीडर कर लूंगा, यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर में मान लूंगा, तो जो लगने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू I इंटू L की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा B sin थीटा और यहां साइड में हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि यहां पर L इज इक्वल टू कितना एज्यूम किया है मैंने 1 मीटर। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक हमने और पढ़ा था कि अगर कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो R डिस्टेंस पर उसके थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो आपको याद होगा पिछले टॉपिक्स में आप जा करके रिवाइज करेंगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से वो थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। याद आया आपको कि हमारे पास कोई भी इनफाइनाइटली लेंथ की वायर थी और उससे R डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अच्छा, यहां पर अगर बात की जाए ये जो हमारी पहली वाली वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ये देखिए इस डायरेक्शन में होगी यानी कि परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, और जो फर्स्ट वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस पे एक्ट करेगी, सेकंड वाली वायर पे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो मैंने यहां पर परपेंडिकुलर इनवर्ड दिखा दिया। अच्छा, अगर इस वाली वायर पे देखी जाए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो सेकंड वायर पर मैं अपने राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करूंगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखेंगे कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पे लग रही होगी। तो मैंने इसको लिख दिया यहां पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट वाली वायर की वजह से है यानी कि B1, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेकंड वाले वायर की वजह से होगी यानी कि B2। अब यहां पर अगर एक इनफाइनाइटली लेंथ वायर की वजह से मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये हो जाएगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 2 पाई R। ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं दूसरी वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बता दी कि अगर मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग की वायर है तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमने पहले भी टॉपिक में कैलकुलेट कर रखा है, तो मैंने डायरेक्टली यहां पर पुट कर दिया। अब मुझे अगर फोर्स फाइंड आउट करना है कि भाई 1 मीटर लेंथ की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो 1 मीटर लेंथ की वजह से अगर मैं फर्स्ट वायर की वजह से कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट वायर के लिए मैं यहां पर फोर्स लिख देता हूं F1 इज इक्वल टू, देखिए I यानी कि फर्स्ट वायर में जो करंट फ्लो हो रही है कितनी हो रही है, वो हो रही है I1, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी है, B2, यानी कि इसकी वैल्यू रखूंगा मैं म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। डन। अगर इसको फाइनलाइज करके लिखूं तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है। इसी तरीके से मैं जो दूसरी वाली वायर है इसके 1 मीटर लेंथ की वजह से जो फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करूं तो वो कितना होगा, उसे मैं नाम देता हूं F2 इज इक्वल टू, फिर से इसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो बताइए जरा दूसरी वाली वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, वो है I2, और यहां पर देखिए B sin थीटा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B1 है जो इस सेकंड वाली वायर के ऊपर लग रहा है, और B1 की वैल्यू यहां से मैं पुट करूंगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R।
ठीक है, तो यहां पर मैंने वैल्यू रखी, इसको जब फाइनलाइज किया तो ये आया हमारे पास F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई। आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो फोर्स आया है हमारे पास, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो हो रही है वो इक्वल अमाउंट की हो रही है, यानी कि I1 और I2 क्या है, इक्वल है। और दोनों की 1 मीटर लेंथ से मैंने फोर्स कैलकुलेट किया है कि 1 मीटर लेंथ से जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, तो वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। अब मैं इन दोनों वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन पता करूं, तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए मेरे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि थंब हमें फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होगी। तो जरा मैं यहां पर सबसे पहले सेकंड वाली वायर के लिए अगर अप्लाई करूं तो देखिए करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये देखिए कुछ मेरा हाथ इस तरीके से होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, करंट वर्टिकली अपवर्ड एंड फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यानी कि मैं कहूंगा कि जो सेकंड वाली वायर है इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से जो फर्स्ट वाली वायर है इसके लिए मैं अगर कैलकुलेट करूं तो देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो मेरा जो थंब है यानी इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। डन। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देनी है कि करंट हमारी दोनों वायर्स में एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर मैं इस डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं तो जो ये फोर्स हम देख रहे हैं कि अट्रैक्शन का लग रहा है, ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा, रिपल्सन का हो जाएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लिखना है क्या, कि इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन देन फोर्स विल बी अट्रैक्शन। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का। बट इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन फोर्स विल बी रिपल्सिव नेचर। तो यहां पर हमको देखना है कि अगर दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो अट्रैक्शन के नेचर का होगा, यानी एक दूसरे की तरफ होगा। लेकिन अगर ये एक वायर में इस डायरेक्शन में, एक वायर में इस डायरेक्शन में होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो जो उनके बीच लगने वाला फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या कैलकुलेट किया है, यहां से मैंने फाइंड किया है 1 मीटर लेंथ की वायर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट किया, यानी 1 मीटर लेंथ के लिए। लेकिन अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इसकी जो लेंथ अगर हमको दे दी जाए, वो लेंथ मान लिया कि मैंने L है, तो बताइए इस पूरी वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात, मैंने आपसे बताया था कि ये जो फोर्स मैंने फाइंड आउट किया है वो 1 मीटर लेंथ के लिए कैलकुलेट किया है। अगर मुझे टोटल लेंथ दे दी जाए तो मैं टोटल लेंथ का इस 1 मीटर लेंथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। यानी कि मैं अगर कहूं कि फोर्स बाय लॉन्ग वायर इज इक्वल टू, ये फोर्स कितना है, तो मैं कहूंगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू L। ठीक है, ये जो L लेंथ है हमारे पास वायर की वो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा और यही मेरे पास क्या आ जाएगा, इस टोटल जो हमारी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ हमको दी गई कि L लेंथ का है, मैं एक यूनिट लेंथ की जो फोर्स है, यूनिट लेंथ की वजह से जो फोर्स है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल फोर्स हमको मिल जाएगा इस वायर की वजह से। ठीक है ना, तो बात समझ में आई आपको? जरा एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर थे जिसमें कि करंट फ्लो हो रही थी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों वायर्स एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए थे। मुझे फाइंड करना था कि इनकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स इनके ऊपर लगेगा। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मैंने इसमें एक यूनिट लेंथ कंसीडर किया कि उस यूनिट लेंथ की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट कर लूं, तो फिर टोटल लेंथ में मैं मल्टीप्लाई करके टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लूंगा। तो हम जानते हैं कि यहां पर अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है ILB sin थीटा। क्योंकि मैंने यहां पर यूनिट लेंथ कंसीडर किया है तो यहां पर L की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। और हम पहले भी टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास वायर है और उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2πr के बराबर। तो ये वाली वायर की वजह से r डिस्टेंस पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी B1 वो मैंने यहां पर फाइंड आउट की और दूसरी वाली वायर की वजह से जो इस पॉइंट पर यानी कि B2 मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैंने यहां पर पुट कर दी। फिर ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है जो F इज इक्वल टू I इंटू B साइन थीटा, जहां पर मैंने यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट किया है, ये B1 और B2 वैल्यू पुट की जिससे कि हमें एक यूनिट लेंथ के लिए जो फोर्स मिला वो मिला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr के बराबर।
ठीक है, क्योंकि दोनों करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल था, इसलिए जो यहां पर फोर्स आया वो भी हमारा क्या आया, इक्वल मैग्नीट्यूड का आया। और एक रिजल्ट और हमारे पास आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर करंट की डायरेक्शन हमारे पास सेम है तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा, और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों कंडक्टर्स में तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, आइए जरा स्पेशल केस की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशन भी है। अगर हमने ऐसा माना कि दो वायर्स हैं और इन दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है। देखिए सेम डायरेक्शन में यहां पर करंट फ्लो हो रही है, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है यहां पर, और यहां पर हमारा ये थर्ड केस है। इन तीनों केस के बारे में हम लोग जरा बात करेंगे वन बाय वन। मैंने फर्स्ट केस में कहा कि दोनों वायर्स हैं जो कि r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है। अब अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो देखिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी है इसमें, तो राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं मैग्नेटिक फील्ड को तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनती हुई दिखाई देगी ऐसे, ठीक है ना। और इस वाली वायर में भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगी, यानी कि कुछ इस तरीके से। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, इसमें इधर 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 इधर, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी कुछ इस तरीके से है, यानी कि ऐसे। अगर मैं एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये यहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं एक और मैग्नेटिक फील्ड यहां से ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, ये आगे ना जाकर के यहीं से मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि देखिए इसके आगे अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहां पर इसका मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से होते हुए ऐसे चली जाएगी। तो हम इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर सेकंड केस की बात की जाए, सेकंड केस में मैंने कहा कि जो करंट है वो दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, एक में वर्टिकली अपवर्ड एक में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी अगर मैं राइट हैंड थंब रूल अगर इसमें फर्स्ट वाली वायर में अप्लाई करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से बनेगी। और सेकंड वाली वायर में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करूं तो अच्छा इसमें डायरेक्शन भी मैं दिखा दूं, देखिए इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, डन। तो ये तो बहुत आसान है, आप भी किए हैं। और अगर इस सेकंड वाली वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो कुछ यहां पर परपेंडिकुलर इनवर्ड और यहां पर आउटवर्ड, यानी कि कैसी होगी, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाली वायर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इसमें भी होगी। अब यहां पर अगर मैं एक आउटर लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूं क्या, देखिए अगर मैं एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो आप देख रहे हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि यहां से ये ऐसे आएगी और इधर से ये वाली आएगी, दोनों कहा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और एक ही डायरेक्शन की तरफ चली जा रही है। तो क्या इस तरीके का आउटर लूप हम इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं, तो नहीं, यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, देखिए कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बनी थी, इस डायरेक्शन में आई और फिर से ये इधर की तरफ जा रही थी, तो मैंने इस डायरेक्शन में इसको फॉलो कर दिया। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाली फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है, सेकंड वाली वायर्स में इस डायरेक्शन से आ रही है जो कि एक ही डायरेक्शन में चली जाएंगी, तो यहां पर हम एक आउटर लूप कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। थर्ड वाले केस में अगर बात की जाए कि अभी तक हमने क्या कहा था, इन दोनों केस में कहा था कि जो I1 है वो I2 के क्या थी, इक्वल थी, यानी कि दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही थी वो हमारे पास क्या थी, इक्वल अमाउंट की थी। यहां था I1, यहां I2, I1 एंड I2, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड वाले केस में मैं यहां पर कहूं कि जो I1 करंट है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, I2 के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, देखिए जहां पर करंट ज्यादा है जाहिर सी बात है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी और पास पास होंगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां पर हमारे पास करंट की वैल्यू कम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर भी होंगी और कम भी होंगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो डायरेक्शन भी, चलिए खैर यहां पर तो मैंने डायरेक्शन बताई नहीं कि करंट की डायरेक्शन किधर है, मैंने जस्ट यहां पर बताया कि I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। कभी कभी ये हमारे एग्जाम में आ जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से हमारे पास दो वायर्स दिए गए हैं, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है और इसका फिगर आप बना करके बताइए, तो आप कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
यहां पर देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर है और ये कहां से आई है, ये जो हमने फोर्स फाइंड आउट किया है F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, यहां से हम लोग एक्चुअल में स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर डिफाइन करते हैं। आइए जरा देखते हैं किसे। यहां पर मैंने कहा कि मेरे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और जिसमें करंट फ्लो हो रही है, पहले वायर में I1 और दूसरे वाले वायर में I2, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, हमने मान लिया R डिस्टेंस पर ये दोनों वायर्स रखे हुए हैं। देखिए अभी मैं यहीं से इसको डिफाइन करूंगा। अच्छा, अभी मैंने फाइंड आउट किया था कि 1 मीटर लेंथ की वजह से कितना फोर्स लग रहा था, तो 1 मीटर लेंथ की वजह से लगने वाला जो फोर्स था वो हमने कैलकुलेट किया था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, ये मैंने 1 मीटर लेंथ की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया था अभी पिछले वाले टॉपिक। अब यहां पर अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो हमारे दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इन दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की है। मैंने ऐसा क्या माना, मैंने कहा कि जो I1 और I2 की वैल्यू है, यानी कि इन दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर के बराबर है। और यहां पर ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि R की जो वैल्यू है वो भी कितनी है, वो भी मैंने मान लिया कि 1 मीटर है। डन। और ऑल्सो मैंने यहां पर कंसीडर कर रखा है कि भाई अगर L लेंथ की मैं बात कर रहा हूं तो L लेंथ जो है वो भी कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा L लेंथ कहां से आया, मैंने कहा था कि ये मेरे पास किसके लिए था, 1 मीटर लेंथ के लिए लगने वाला फोर्स था। मैंने कहा L लेंथ का वायर है तो यहां पर L से मल्टीप्लाई कर दिया था और यहां पर ये जो वायर की लेंथ है वो भी मैंने कितनी मान ली है, 1 मीटर। ठीक है, अब यहां पर जरा अगर वैल्यूज में पुट करता हूं तो देखिए क्या आएगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 की वैल्यू कितनी है 1, I2 की वैल्यू कितनी है 1, L की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 पाई, यहां पर 2 पाई इंटू 1, क्योंकि R की वैल्यू कितनी मानी हमने, 1 मानी है। यहां से जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ये तो हट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये फोर्स आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, देखिए व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 2 into 10 to the power -7, देन करंट इन बोथ वायर कॉल्ड 1 एम्पीयर। अगर इन दोनों वायर्स को मैंने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है और इनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो अगर इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 2 into 10 to the power -7 के बराबर है, तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। क्या कहने का मतलब है कि 1 एम्पियर करंट वो है कि अगर मैं इन दोनों वायर्स में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करता हूं, इन दोनों वायर्स की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और इनकी लेंथ 1 मीटर के बराबर है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो 2 into 10 to the power -7 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन निकल कर आती है 1 एम्पियर, जो कि यहीं से बनाई गई है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। पिछली वीडियो से आप लोग हर टॉपिक को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।